कंपनी लॉ की क्लास है ना हमारी कंपनी। हाँ, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पोर्शन। उसमें हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस किया था। आपको समझ आ गया था मेरा? ठीक है, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड डॉक्ट्राइन स्टार्ट होगा। डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये डॉक्ट्राइन जो है, ये डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट करता है। दिस डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट द आउटसाइडर। ये डॉक्ट्राइन जो है ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया तो एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ क्या करता है, वो करता है, क्या कहते हैं, कोई एग्रीमेंट करता है, ठीक है ना, कोई एग्रीमेंट करता है और मान लो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी पर्सन के साथ, मान लो आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, आपके साथ एग्रीमेंट किया, आपने इनके साथ कोई एग्रीमेंट किया, बट इन्होंने अपनी पावर का कुछ मिसयूज किया और वो पावर का मिसयूज करके आपसे अगर एग्रीमेंट किया है एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हम ये मान के चलेंगे कि भाई जो आपने एग्रीमेंट इनके साथ किया है वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। इनको अपनी पावर की इंटरनल जो इनकी वो है, इनको नॉलेज थी, इनको अपनी पावर की अपनी इंटरनल, आप ये मान के चलोगे कि भाई एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इनको जो भी इनकी पावर थी, जो भी इनकी अथॉरिटी थी, इनको इंटरनली उसकी क्या थी, नॉलेज थी, उसके लिए आप लाइबल नहीं होगे, ठीक है। अगर कुछ एग्रीमेंट गलत एग्रीमेंट हुआ है तो उसके लिए आप लाइबल नहीं होगे, वो एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये जिम्मेवारी जो थी ये कंपनी की थी, कंपनी को देखना था, ये कंपनी की इंटरनल मैटर था जिसमें आउटसाइडर क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ, तो यही हमारा इंडोर मैनेजमेंट है, इसके बारे में ही बात करेंगे। और एक केस लो था इसमें जिसके बेसिस पे ये डॉक्ट्राइन बना, उसके बारे में हम प्रॉपरली अच्छे से बात करेंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे आ रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज टर्क्वेन रूल्स, क्योंकि एक लॉ था, केस लॉ था एक, कौन सा केस लॉ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कंद, ये केस लॉ था। इस केस लॉ के बेसिस पे ये डॉक्ट्राइन आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इस केस लॉ के ऊपर बेस्ड था, तो इसको तुर्कंद रूल भी कहते हैं, तुर्कंद रूल्स, ठीक है ना, इसको तुर्कंद रूल भी कहते हैं, जो कि बहुत पुराना ये केस वो डॉक्ट्राइन है, और जो इसका मेन पर्पस क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट द एक्शन डन बाय द कंपनी। अगर एक्शन कोई भी किया, कंपनी ने कोई, मतलब ये लगा लो किसी टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं किया, है ना, तो उसके लिए आउटसाइडर जो है रिस्पॉन्सिबल लाइबल नहीं होगा। हम मान के चलेंगे
वो कंपनी का इंटरनल मैटर था और कंपनी को उसकी नॉलेज होगी। ठीक है। हाँ, क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट द एक्शन डन बाय द कंपनी। क्लियर है। अब केस लो पढ़ लेते हैं, क्या था ये केस लो। केस लो जो बात करता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड, वर्सेस टर्केंड। ठीक, इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड, director of banking company were authorized by the article to borrow on the bond such sum of money as should from time to time by resolution of the company in the general meeting be authorized to borrow। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो ये आर्टिकल था, जो ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड का जो ये लॉ है, इसमें ये कहता है कि भाई इस कंपनी के डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, एक बैंकिंग कंपनी थी और जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथोराइज करता था कि भाई जो ये कंपनी है ये बोरो कर सकती है ऑन बॉन्ड सच सम ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। आर्टिकल ये कह रहा था कि अगर कंपनी बोरो कर रही है पैसा बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स तो वो कर सकती है बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ये नॉर्मल लिखा हुआ था उसके अंदर। डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने द डायरेक्टर गिव द बॉन्ड, डायरेक्टर ने बॉन्ड इशू किया किसको, टर्केंड को, विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन, विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। उन्होंने वैसे क्या कहता था, आर्टिकल क्या कह रहा था कि आप कर सकते हो, आप बॉन्ड इशू, हाँ इशू कर सकते हो, बट आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स ने, इन्होंने टर्केंड को बॉन्ड तो इशू किया बट रेजोल्यूशन पास नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रीच किया। इट वाज हेल्ड दैट टर्केंड कुड शू द कंपनी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, टर्केंड के पास राइट है कि वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ठीक है ना, ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। ठीक है ना, इट वाज हेल्ड दैट टर्केंड कुड शू द कंपनी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड as he was entitled to assume that necessary resolution has been passed, कि भाई क्या है, वो एंटाइटल्ड है, ये मान लेगा वो एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसके पास राइट है ये मानने का कि भाई कंपनी को अपने इंटरनल जो रेगुलेशन है, अपने इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसकी पूरी नॉलेज होगी और कंपनी ने रेजोल्यूशन, जब उसको पता होगा तो रेजोल्यूशन पास करके ही उन्होंने बॉन्ड इशू किए हैं। ठीक है ना, तो इसमें टर्केंड की कोई लायबिलिटी नहीं है, ये पूरे का पूरा जो है मतलब कंपनी के जो कंपनी ही लायबल है इसके लिए। टर्केंड ये मान के चलेगा कि कंपनी को पता होना चाहिए था, कंपनी को पता होगा तभी उसने बॉन्ड इशू किए हैं, तो उसके बेसिस पे टर्केंड क्या कर सकता है, ये वैलिड होगा और टर्केंड के पास राइट है अगेंस्ट द कंपनी की, वही वो एक्शन ले सकता है। ठीक है ना। हाँ, लॉर्ड हार्टले ऑब्जर्व, ये जज थे, जज का नाम था ये, उन्होंने क्या किया, आउटसाइडर आर बोर्न टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी बट नॉट बोर्न टू नो द इट इज इंडोर मैनेजमेंट। भाई क्या कोर्ट ने ये बोला कि आउटसाइडर जो है कंपनी के एक्सटर्नल मैटर के बारे में जान सकते हैं, बट जो इंटरनली जो कंपनी की अपना कॉन्फिडेंशियल चीजें चलती हैं, जो कंपनी के अंदर की चीजें होती हैं, उनके बारे में आउटसाइडर के पास मतलब वो बाउंड नहीं है उनके लिए कि भाई उनको इंटरनल नॉलेज भी हो, वो बाउंड नहीं है। ठीक है ना। अब इंटरनल तो सबका अपना कुछ ना कुछ चलता ही है इंटरनली। अब एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के इंटरनल कुछ भी चल रहा हो उसके लिए आउटसाइडर बाउंड नहीं है। समझ आ गए। हाँ, तो यही कहता है। आज यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, सेक्शन 176 of the Companies Act provide for the validity of acts of director. No act done by the person as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid
by reason of any defect, disqualification, or had terminated by virtue of any provision contained in the act or by in the article of association। भाई क्या है, कोई भी काम अगर डायरेक्टर ने किया है, ठीक है ना, कोई भी काम अगर डायरेक्टर ने किया है वो इनवैलिड माना नहीं जाएगा। हमने ये पहले भी पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी काम अगर कंपनी के अथॉरिटी के अंदर तो है, मतलब नोट, कोई भी काम अगर नोट अल्ट्रा वायरस इन कंपनी है बट अल्ट्रा वायरस इन डायरेक्टर है, तो वो काम क्या होंगे, वो रेक्टिफाई हो सकते हैं काम, कंपनी के मेंबर उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। अगर कोई भी काम इंट्रा वायरस ऑफ कंपनी है बट अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर है, वो काम क्या हो सकते हैं, रेक्टिफाई हो सकते हैं। तो इसमें भी वही लिख रहा है कि भाई कोई भी एक्ट अगर डायरेक्टर ने किया उसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे बाद में ये पता चले कि मान लो किसी डायरेक्टर ने कोई काम किया और बाद में पता चला कि जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट थी वो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मतलब हैज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं थी, हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं थी, उसकी उसकी मतलब वो डिस्क्वालीफाई था बट फिर भी उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया और उसने बाद में कोई काम किया, तो उन काम को हम इनवैलिड नहीं मानेंगे, वो काम रेक्टिफाई हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall be deemed to give validity to act done by director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or has been terminated। भाई क्या है, provided that nothing in this section shall be deemed to give validity to any act done by director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or has been terminated। but ये तो तब की बात थी कि भाई पहले डायरेक्टर ने कोई काम किया और बाद में जाके उसकी अपॉइंटमेंट का पता चला कि वो तो इनवैलिड अपॉइंटमेंट थी। उसकी सिचुएशन में तो उसके जो नॉलेज से पहले के काम थे उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, बट जब ये पता ही चल गया कि उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो इनवैलिड थी और उसके बाद वो कोई काम करता है तो उसके काम को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो नॉलेज हो चुकी है ना। और फिर भी अगर वो काम करे फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, ठीक है ना। दो तरह की, देखो, काम को, एक्ट को वैलिड कब कहेंगे, मान लो एक कोई एक्ट डायरेक्टर ने किया और यहाँ पे पता चल गया कि भाई उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो इनवैलिड थी अपॉइंटमेंट। अब मान लो उसकी अपॉइंटमेंट का दो चीजें हैं, जब ये पता चला, नॉलेज हुई कि उसकी अपॉइंटमेंट जो थी वो इनवैलिड थी, उसकी ढंग से अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, उसने कोई काम अपॉइंटमेंट से पहले, इनवैलिड अपॉइंटमेंट की नॉलेज से पहले अगर उसने कोई एक्ट किया है, क्या वो एक्ट को वैलिड माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा? हाँ, वो एक्ट वैलिड होंगे, उन एक्ट को इनवैलिड ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में अगर कोई उसने काम किया तो उसको, ये तो वैलिड होंगे। अगर कोई बाद में, वो नॉलेज के बाद कोई काम करता है तो वो इनवैलिड काम होगा। क्लियर है? तो यही यहाँ पे करके द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट डीलिंग विद द कंपनी। मतलब कोई भी पर्सन, मतलब इस वाले सेक्शन का जो ये इंडोर मैनेजमेंट है, इंडोर मैनेजमेंट, इसका जो डॉक्ट्राइन का जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, कोई भी पर्सन, कोई आउटसाइडर हो या कोई मेंबर हो, अगर वो कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है तो भाई उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। भाई जो भी काम अगर डायरेक्टर ने किसी भी कंडीशन को ब्रीच करके या किसी भी चीज को ब्रीच करके किया है, हम उसको वैलिड मानेंगे। क्योंकि वैलिड इसलिए मानेंगे कि क्योंकि वो काम, इसमें लायबिलिटी जो है, हाँ, जो लायबिलिटी जो है वो डायरेक्टर की है, इसमें आउटसाइडर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इसमें आउटसाइडर ये बिलीव करके चलेगा कि भाई कंपनी को अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ नॉलेज थी, ठीक है ना। उसकी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
रिलेशन ऑफ कंपनी विद इट्स मेंबर एंड आउटसाइडर, एक कंपनी का मेंबर्स के साथ और आउटसाइडर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो बात कर लेते हैं। The validation of act of unqualified director may be applied to circumstances from different angle. Number one, has between outsider stranger and the company, has in Royal British Bank versus Trufant, और दूसरा in relation to internal affair of the company, has in Dawson versus African Consolidated Land and Trading Company। मतलब क्या है कि जो वैलिडेशन है काम का, कोई भी मतलब डायरेक्टर ने, कोई भी अनक्वालिफाइड डायरेक्टर थे जो डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं थे, बट उनको डायरेक्टर बना दिया गया और उन्होंने अगर काम किया है तो उनके कामों को वैलिड वर्क माना जाएगा उसकी नॉलेज होने से पहले। और ये कौन से केस लॉ से रेफर करता है? यहाँ पे दो केस लॉ से जिसमें ये बोला गया, पहला तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन और दूसरा केस लॉ था डॉसन वर्सेस अफ्रीकन कंसोलिडेटेड लैंड एंड ट्रेडिंग कंपनी। Mere call made by the unqualified director were held valid, even if public document of the company and the fact which are apparent would make it clear that director was not duly qualified to act. This will not outside the effect of section 176. Similarly, in Boschek Proprietary Company Limited versus Fuchs, a resolution of general meeting convened by de facto director was upheld। मतलब ये कहने चाह रहा है कि भाई इस वाले डॉक्ट्राइन के अंदर अगर कोई अनक्वालिफाइड डायरेक्टर है कि भाई जिसके पास कोई राइट नहीं था, जो डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं था, अगर उसने कोई काम किया है तो उस काम को वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना, वैलिड माना जाएगा उस काम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्जरी एंड इनकम्पिटेंट एक्ट, फोर्जरी एंड इनकम्पिटेंट एक्ट। अब प्रीवियस वाला ये रिलेशन ऑफ द कंपनी विद हाँ, इसमें इसने बोला है कि भाई देखो रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या है, इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी एक्ट किसी अनक्वालिफाइड डायरेक्टर ने किया है, अनक्वालिफाइड का मतलब क्या था कि या तो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी वो काम करने की, है ना, या फिर वो लायक ही नहीं था वो काम करने के, या वो डायरेक्टर बनने के काबिल भी नहीं था, वो अनक्वालिफाइड था, बट उसकी अपॉइंटमेंट हो गई बाय डिफेक्ट उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। अगर उसने अपनी डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई ऐसा काम किया जो वो करने के लायक नहीं था, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उसके काम को वैलिड माना जाएगा एज पर सेक्शन 176 एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब आगे आता है फोर्जरी एंड इनकम्पिटेंट एक्ट। अगर कोई धोखाधड़ी का काम हुआ है और अगर कोई इनकम्पिटेंट एक्ट हुआ है तो क्या फिर भी उन कामों को वैलिड मानेंगे या क्या मानेंगे वो बात कर लेते हैं। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट इन द कॉम्पिटेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Compromising unpaid call under the use of forfeiture, the transaction being ultra virus and invalid। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा कोई भी काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकॉम्पिटेंस, मतलब क्या था, कोई भी उन्होंने इनकॉम्पिटेंस एक्ट किया, कोई भी उन्होंने ऐसा काम किया कि जो कि फोर्जरी का है, धोखाधड़ी वाला काम है ना, तो उस काम के लिए वो काम जो है वैलिड नहीं माने जाएंगे, वो अल्ट्रा वायरस एक्ट माने जाएंगे, वो इनवैलिड वर्क माने जाएंगे, वो काम इनवैलिड माने जाएंगे। कोई भी मतलब बोर्ड की इनकॉम्पिटेंस में कोई भी काम आ जाए, एक तो इंडिविजुअल डायरेक्टर की इनकॉम्पिटेंस का काम, एक बोर्ड की इनकॉम्पिटेंस का मतलब उसकी अथॉरिटी से बाहर कोई काम चला गया जो कंपनी, मतलब कंपनी की अथॉरिटी से बाहर कह लो, एक तरह से कोई काम चला गया, ठीक है, तो वो सारे के सारे अल्ट्रा वायरस एक्ट बोले जाते हैं और वो काम जो होते हैं वो सारे के सारे काम होके चलते हैं इनवैलिड वर्क। फोर्जरी धोखाधड़ी का काम है ना,
अब धोखाधड़ी, ऐसे तो हर कोई डायरेक्टर धोखाधड़ी करके काम करने लग जाएगा, है ना। तो धोखाधड़ी वाले जितने भी काम हैं और जो भी वो इनकम्पिटेंस एक्ट है कि जो बिल्कुल भी इनकम्पिटेंस है, डायरेक्टर करने के लायक ही नहीं है और डायरेक्टर की अथॉरिटी से बिल्कुल बाहर है, जो काम डायरेक्टर कर ही नहीं सकते उन कामों को, अल्ट्रा वायरस काम है, तो उन कामों को इनवैलिड बोल दिया जाएगा। इनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर को अपनी, देखो डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका था बट उसको अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का पता नहीं था। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन की बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर शेयर मेड बाय द डायरेक्टर who continue to act even after they were disqualified but not aware of it, who saved by section 176, who were saved by section 176। कोई भी डायरेक्टर था जो डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम तो कर रहा था बट वो डिस्क्वालीफाई हो चुका था और उसको अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना। वर सेव्ड बाय सेक्शन 176, इसमें केस लो आया था शिरोमणि शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस देवी प्रसाद, ये केस था। इस केस लो के बेसिस पे क्या डिसाइडेड हुआ था वो बात कर लेते हैं। वेयर दिस सेक्शन डज नॉट सेव द सिचुएशन, द कंपनी में इन जनरल मीटिंग रेक्टिफाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इवन इफ मेड बाय द डी फैक्टो डायरेक्टर विद मैलाफाइड इंटेंशन। देखो दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। पहली सिचुएशन तो ये थी, डायरेक्टर ने कोई काम किया, डायरेक्टर ने कोई काम किया और वो डिस्क्वालीफाइड था बट वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके उसको नॉलेज नहीं थी, वो अवेयर नहीं था कि मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूं और मैं अब डायरेक्टर नहीं बन सकता, बट उसको नॉलेज नहीं थी। इस केस में अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, ठीक है ना, और उसके काम को वैलिड माना जाएगा। पहला केस तो ये था, समझ आ गई। दूसरा सिचुएशन ये था कि उसने डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम किया, बट उसकी जो इंटेंशन थी काम करने की वो मैलाफाइड थी, रॉन्ग इंटेंशन थी उसकी। इस सिचुएशन में क्या होगा, उसका काम जो है, उसके काम को इनवैलिड बोला जाएगा बट उसको मेंबर जो हैं रेक्टिफाई कर सकते हैं। समझ आ गई। दो सिचुएशन है कि भाई डायरेक्टर अगर अवेयर नहीं थे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके तो वो एज पर सेक्शन 176 क्या होंगे, वैलिड माने जाएंगे। बट दूसरी सिचुएशन क्या थी, कि भाई अगर उसने कोई गलत इंटेंशन से कोई काम किया है तो उन कामों को वो रेक्टिफाई हो सकते हैं जर्नल मीटिंग के अंदर बाय द मेंबर्स, उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है उन काम को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Where the director in question were not aware the fact that by virtue of certain provision in the article they had vacated their office, their act in passing resolution for starting certain business transaction were held to be valid। भाई क्या है, where director in question वो डायरेक्टर हैं जो डिस्क्वालीफाइड हो चुके थे बट उनको पता नहीं था अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का। ये है डायरेक्टर इन क्वेश्चन वो डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे बट उनको अपने डिस्क्वालिफिकेशन का पता नहीं था। द डायरेक्टर इन क्वेश्चन वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बाय द वर्च्यू ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल दे हैड वेकेटेड देयर ऑफिस। मतलब क्या है, जो डायरेक्टर जिनको पता नहीं था कि भाई एज पर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी की उनका जो ऑफिस है वो खाली हो चुका है और अगर उन्होंने कोई काम कर लिया, मान लो मतलब उनकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो चुकी है,
मतलब 5 साल के लिए उनको अपॉइंट किया था एज पर आर्टिकल, मान लो, है ना, और उनकी टर्म जो है एक्सपायर हो चुकी थी और फिर भी वो काम कर रहे थे। अगर उन्होंने इस तरह से कोई काम किया है, कोई रेजोल्यूशन पास किया है, तो उन कामों को भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट doctrine of constructive notice can be invoked by the company and it does not operate against the company. It operates against the person who has failed to inquire but does not operate in favor. But the doctrine of indoor management can be invoked by person dealing with the company and cannot be invoked by the company. दो, ये यहाँ पे दो डॉक्ट्राइन है। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो ऑपरेट होता है अंगेंस्ट दी कंपनी। किसके अंगेंस्ट? ये ऑपरेट होता है अंगेंस्ट दी कंपनी। और किसके फेवर में ये जाता है? ये फेवर किसका करता है? आउटसाइडर का। आउटसाइडर का। भाई कोई भी अगर कोई इस तरह से काम हुआ, उस काम के लिए कंपनी लायबल होगी, आउटसाइडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। समझ आ गई? ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है भाई कोई भी ऐसी चीज थी उसके बारे में हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी को उसकी नॉलेज थी और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होंगे। बट एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये ऑपरेट होता है अंगेंस्ट द आउटसाइडर। ये आउटसाइडर के खिलाफ है। ये मान के चलता है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ कुछ भी काम, कोई भी एग्रीमेंट या कुछ भी कर रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। समझ आ गई? ऑपरेट अंगेंस्ट द आउटसाइडर, अंगेंस्ट द आउटसाइडर, और ये फेवर करता है कंपनी को। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन टू द इंडोर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट किन किन सिचुएशंस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता? situations in which doctrine of indoor management not applicable, not applicable। किन किन सिचुएशन में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल नहीं होता? पहला, वेयर द आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। भाई जहां पे आउटसाइडर को पूरी नॉलेज थी कि भाई कंपनी के अंदर कुछ इरेगुलरिटी है, कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, बट फिर भी उन्होंने कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो इस सिचुएशन में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। समझ आ गई? भाई कोई कंपनी थी और आपको पता है, आप उस कंपनी के अंदर चले गए, आपको पता है कि इस कंपनी के अंदर कुछ गलत है, बट फिर भी आपने उस कंपनी के साथ कोई डीलिंग कर ली। इस सिचुएशन में अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज थी उस चीज की, आप ये नहीं कह सकते, आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बेनिफिट नहीं ले सकते। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता अगर आपको पूरी नॉलेज थी वहां पे। समझ आ गए? यहाँ पे केस लो है इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी कंपनी। The article of the company empower the director to borrow up to 1000 pound only.
आर्टिकल क्या कह रहा था कंपनी का कि भाई डायरेक्टर जो है वो कितना बोरो कर सकता है, 1000 पाउंड ओनली। They could however exceed the limit of 1000 pound with the consent of the company in the general meeting। बट अगर इससे ऊपर उनको बोरो करना है तो उनको जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। But without such consent having been obtained, they borrow 3500 pounds from one of the director who took debentures। बट क्या है, कंपनी ने क्या किया, बिना जर्नल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किए 3500 पाउंड एक डायरेक्टर से बोरो कर लिया। समझ आ गई? द कंपनी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट, कंपनी ने पे करने से मना कर दिया। Held that the debenture were good to the extent of 1000 only because of director has notice or was deemed to have been notice of the internal irregularity। बट यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्टर भी लाइबल होगा। सिर्फ डायरेक्टर 1000 पाउंड तक ही क्या होगा, अपना क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। उसके बाद उसकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं, उसके बाद कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड इसलिए माना जाएगा कि कंपनी ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया, तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट था, इनवैलिड एक्ट था। सिर्फ 1000 तक ही हेल्ड दैट डिवेंचर वर गुड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 पाउंड ओनली। सिर्फ 1000 तक क्या थी, उसकी अथॉरिटी के अंदर था। उससे ऊपर भी, क्योंकि डायरेक्टर को तो पता था ना उस चीज का, डायरेक्टर को नॉलेज थी, क्योंकि वो तो कंपनी का डायरेक्टर है, उसको नॉलेज होगी कि भाई हमारे पास सिर्फ 1000 पाउंड बोरो करने तक का क्या है, अथॉरिटी है। बट उससे ऊपर अगर हम करेंगे तो नहीं कर सकते, जब तक कि हम जर्नल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास ना कर ले। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको इनवैलिड माना जाएगा। दिस इज द अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। क्लियर है? दूसरा केस, नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई क्या है, अगेन द रूल कैन नॉट बी इन्वोक इन फेवर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट कंसल्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, thus did not rely of them। ये भाई क्या है कि भाई क्या है, नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो क्या है, द रूल कैन नॉट बी इन्वोक इन फेवर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट कंसल्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड thus did not rely of them। कि भाई जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये किसी आउटसाइडर के फेवर में तब तक नहीं जाएगा कि जब तक उसने कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना पढ़ा हो, उस मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ना नॉलेज हो, और ना ही फिर वो उस पे क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है। भाई आपको नॉलेज नहीं थी, आपने बोल दिया मुझे नॉलेज नहीं है और मैं रिलाई नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। समझ आ गई? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी और आपने साफ साफ कर दिया कि भाई मैं रिलाई नहीं कर रहा, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की वो नहीं करेगी। क्योंकि आप जो है, आपने कोई काम किया है, आप ये बिलीव करके काम करते हो कि कंपनी को इसकी नॉलेज होगी अच्छे से। समझ आ गई? हाँ, तो एक केस लो है यहाँ पे, इन रामा कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रूड टीन एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। T was a director in the company. He purported to act on behalf of the company, enter into a contract with Rama Corporation and took a check from the letter। उसने एक चेक लिया। T जो था एक डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर था, और कंपनी के बिहाफ पे उसने रामा कॉर्पोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे एक चेक लिया। Article of the company did provide that the director could delegate their power to one of them, but Rama Corporation people has never read and the article।
Later it was found that the director of the company did not delegate their power to T. The plaintiff relied on the rule of indoor management, held they could not because they even did not know the power could be delegated. भाई क्या है डायरेक्टर्स, मतलब क्या था, मान लो डायरेक्टर थे कंपनी के, उनको आर्टिकल ऑफ कंपनी के डायरेक्टर्स को ही नॉलेज ही नहीं थी अपने आर्टिकल के बारे में, उनको अपनी पावर्स का ही नहीं पता था, ठीक है ना, कि भाई डायरेक्टर थे, डायरेक्टर को अपने पावर्स का ही नहीं पता था। जो ये कंपनी थी टीन एंड जनरल इंश्योरेंस, इसमें कोई पर्सन था टी जो था डायरेक्टर था कंपनी का, ही परपोर्ट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और वो कंपनी की बिहाफ पे काम करना चाहता था और उसने काम भी किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रामा कॉर्पोरेशन के साथ। बाद में पता चला कि डायरेक्टर के पास पावर थी अपनी डेलीगेट करने की, किसी को ऑथोराइज करने की, बट जो ये टी था ये अपनी मर्जी से काम कर रहा था, इसको कोई पावर नहीं मिली थी, इसको कोई पावर नहीं मिली थी, डायरेक्टर को नॉलेज ही नहीं थी अपनी पावर की कि वो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं अपना काम, बट उन्होंने डेलीगेट ही नहीं किया। ये मिस्टर टी जो है ये अपनी मर्जी से काम कर रहा था, इसको कोई पावर नहीं डेलीगेट हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ गई? क्लियर है? थर्ड केस है फोर्जरी। फोर्जरी कि भाई जहां पर द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट एक्सटेंडेड टू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फोर्जरी और टू ट्रांजैक्शन विच आर अदरवाइज वॉइड और इलीगल एब एन इशू, कि भाई कोई भी ऐसे काम जिसमें फोर्जरी हो, कोई भी वॉइड का काम हो, उन चीज के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ फोर्जरी it is not that there is absence of free consent but there is no consent at all। फर्जरी के केस में कोई कंसेंट नहीं होती, धोखाधड़ी का काम होता है। मैलाफाइड इंटेंशन में अगर कोई भी काम करता है तो उस सिचुएशन में वो सारे के सारे काम क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे, उनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। क्या कह रहे हैं यहां पर, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। भाई क्या है, जो नेग्लिजेंस उनकी बिल्कुल ही गलती थी, बिल्कुल ही नेग्लिजेंटली काम कर रहे थे, जो नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे थे, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, डॉक्ट्राइन जो इंडोर मैनेजमेंट है वो काम नहीं करेगा। Thus, where an officer of the company does something which shall not ordinarily within his power, the person dealing with him must make proper inquiry and satisfy himself as to the officer his authority. If he failed to make inquiry, he is stopped from relying on the rule। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, नेग्लिजेंस की बात कर रहा है ऐसी सिचुएशन में कि भाई अगर कोई ऑफिसर है कंपनी का, कोई ऑर्डिनरी ऐसा काम कर रहा है जो उसकी पावर में नहीं है, तो जो भी पर्सन डीलिंग कर रहा है ऑफिसर के साथ वो प्रॉपर इंक्वायरी करे कि भाई इस काम को करने के लिए इसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। इस सिचुएशन में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई जिस ऑफिसर के पास हम काम लेके जा रहे हैं, अपना करवा रहे हैं, हम इंक्वायरी तो करेंगे ना कि इसके पास ये अथॉरिटी है या नहीं है ना, तो इस सिचुएशन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल,
A person who is a sole director and principal shareholder of the company deposited into own account check drawn in favor of company, held that bank should have made inquiry as to the power of director. The bank was put upon inquiry and was accordingly not entitled to rely upon the ostensible authority of the company. मतलब ये चीजें जो होती हैं ये हमारे ऊपर होता है, हम ऐसे ही रिलाई नहीं कर सकते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर किसी ऑफिसर के साथ अगर हम कोई वो कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, या फिर बैंक जो है, बैंक ये नहीं कहेगा कि भाई हाँ उसके पास अथॉरिटी होगी, तो अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है और वही शेयर होल्डर है, अगर वही मतलब अपने अकाउंट में कंपनी के फेवर में कोई चेक डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक भी ये चेक करेगा, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये वाली कि भाई उसको क्या करे, इंक्वायरी करे, उसकी क्या करे, इंक्वायरी करे। इस केस में डॉक्ट्राइन जो है एप्लीकेबल नहीं होता, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशा एंड कंपनी लिमिटेड, an accountant of company transferred some property of the company in case of आनंद बिहारी। मतलब क्या था, कोई अकाउंटेंट था कंपनी का, उसने क्या किया, कंपनी की प्रॉपर्टी को कहां ट्रांसफर कर दिया, किसके फेवर में, आनंद बिहारी के फेवर। ऑन एन एक्शन brought by him for the breach of contract, the court held that the transfer should to be void. It was observed that the power of transferring immovable property of the company could not be considered within the अपहेरेंट अथॉरिटी ऑफ द अकाउंटेंट। भाई क्या है, एक अकाउंटेंट ने क्या किया, कंपनी की प्रॉपर्टी को एक मिस्टर आनंद बिहारी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। भाई बाद में कोर्ट ने बोला ये वॉइड होगा, वॉइड है ये, यहाँ पर डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि अकाउंटेंट के पास कोई पावर ही नहीं होती, ये तो अपीरेंट अथॉरिटी उसके पास नहीं है। ऐसी अकाउंटेंट के पास ये काम नहीं होते, अकाउंटेंट कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, अकाउंटेंट के पास राइट नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट तो अकाउंट्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स का काम कर देखता है ना, वो प्रॉपर्टी थोड़ी ट्रांसफर करेगा, अपरेंट अथॉरिटी उसके पास है ही नहीं है, ये चीजें तो वो नहीं कर सकता। समझ आ गई? तो यहाँ पे ये चीज है, आप यहाँ तक कर सकते हो एक्सेप्शंस का कि कहाँ कहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये कुछ केस लो है कि भाई जहां पर आपको इरेगुलरिटी का पता है, जहां पर फोर्जरी हो, जहां पर आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल की आपको नॉलेज नहीं थी और आपने रिलाई भी नहीं किया, जहां पे ग्रॉस नेग्लिजेंस है किसी डायरेक्टर की, और जहां पे क्या है कि भाई कोई मतलब कोई जैसे ये अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट अपनी कैपेसिटी मतलब अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके अगर कोई काम कर रहा था ये केस लॉ के बेसिस पे, तो उस केस में यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको लर्न कर लेना। क्लियर है? हाँ जी, हाँ केस लो आप मेंशन कर सकते हो। केस लो तो आपको मेंशन इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि ये केस कुछ चीजें इसमें केस लो पे डिसाइडेड की गई हैं। हाँ वो आपको करना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हेलो स्वेच्छा, समझ आ रहा है आपको? स्वेच्छा, अच्छा कहाँ लेट हो गई तुम आज? तुम सो रही हो? अच्छा, मुझे तुम्हारी आवाज से ऐसे ही लगा जैसे सो रही हो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अब इसकी बात कर लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की।
डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि भाई कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, तो एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम ये समझ के चलेंगे कि भाई उस पर्सन को कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पूरी नॉलेज होगी। ये डॉक्ट्राइन ये कह के यहाँ पर चलता है। उसने हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ा है, चेक किया है, उसके बाद ही वो कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है। तो ये आउटसाइडर के अंगेंस्ट जो है, आउटसाइडर के अंगेंस्ट क्या है, लग के चलता है। समझ आ गई? ये फेवर में किसके जाता है? ये कंपनी का फेवर करता है। आउटसाइडर की ये अंगेंस्ट होता है। कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है तो मान के चलता है कि उसको कंपनी के आर्टिकल की, कंपनी के मेमोरेंडम की, हर एक डॉक्यूमेंट की अच्छे से नॉलेज होगी। इन द कंपनी लॉ द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस is a doctrine where all person dealing with the company are deemed to have knowledge of company's article of association and memorandum of association. Article of association and memorandum of association. The memorandum and article were registered, become the public document and can be inspected anyone on payment of nominal fees. भाई ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कोई भी पर्सन बाहर का डील कर रहा है कंपनी के साथ तो हम मान के चलेंगे कि उसने इन डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ा है एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर है? एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Therefore, every person who contemplate enter into contract with the company has the mean of ascertaining and consequently presumed to know not only the exact power of the company but also the extent to which this power has been delegated to the director and any limitation placed upon the exercise of this power. In other words, every person dealing with the company is deemed to have a constructive notice of the content of the memorandum article. ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी से या करने वाला है, उसको कंपनी की पावर का पता है, उसको डायरेक्टर की पावर का पता है कि क्या क्या डायरेक्टर्स को पावर दी गई है, क्या क्या डायरेक्टर्स की पावर पे लिमिटेशंस है, तो उसको कंपनी के बारे में पूरे की पूरी नॉलेज है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, उसके मेमोरेंडम की, उसके आर्टिकल की। ये एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है। समझ आ गई? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है। आगे बढ़ते हैं। In fact, he is regarded not only having read due document but also having understood that according to the proper meaning. ये कहना चाह रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट रीड भी किए हैं और उसने डॉक्यूमेंट को समझा भी है। एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम ये मान लेते हैं कि कोई भी बाहर का पर्सन जब कंपनी से डीलिंग करता है तो उसने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ा भी है, डॉक्यूमेंट को समझा भी है। Consequently, if person enter into contract which is beyond the power of company has defined the memorandum and outside the limit set out the authority of director, he cannot as a general rule acquire any right under the contract against the property. ये भाई क्या है कि भाई उसने अगर किसी ऐसे मतलब उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अगर किसी पर्सन ने कंपनी के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है कि जो कि उसकी पावर के अंगेंस्ट था, ठीक है ना, कंपनी की पावर के अंगेंस्ट था, डायरेक्टर की पावर के अंगेंस्ट था, तो आउटसाइडर का कंपनी के अंगेंस्ट शू करने का कोई राइट नहीं होगा एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्योंकि ये कंपनी का फेवर करता है और ये किसके अगेंस्ट होता है? आउटसाइडर के अगेंस्ट होकर यहाँ पर चलता है। क्लियर है? In another case, the article require that all the documents should be signed by the managing director.
सेक्रेटरी एंड द वर्किंग डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। भाई क्या है, कंपनी का अगर कोई आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो साइन किया जाना चाहिए या तो मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा या वर्किंग डायरेक्टर द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। बट एक डीड ऑफ मॉर्गेज थी जिसको साइन किया था, जिसको एग्जीक्यूट किया था सेक्रेटरी के द्वारा एंड द वर्किंग डायरेक्टर ओनली। मतलब इन्होंने कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कंपनी का एक कंपनी थी जिसका आर्टिकल ये कह रहा था कि डॉक्यूमेंट जो है साइन करेगा एमडी, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर, बट जो बाद में एक डीड हुई जिसको साइन किया सिर्फ सेक्रेटरी ने और वर्किंग डायरेक्टर ने, कोर्ट ने बोला, कोर्ट हेल्ड दैट नो क्लेम वुड लाई अंडर सच डीड। कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर कोई क्लेम जो है आउटसाइडर नहीं ले सकता, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि आउटसाइडर ने आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा होगा, उसको नॉलेज होगी कि डॉक्यूमेंट को साइन कौन कौन कर सकता है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट को साइन कौन कौन कर सकता है। और अब ये नहीं, बाद में अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया और बाद में वो कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि सर मुझे नॉलेज नहीं थी, उसको नॉलेज हम मान के चलेंगे कि उसको नॉलेज थी। समझ आ गया? ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। और लास्ट पैराग्राफ क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी who are entitled to an assurance that all the procedural aspect of transaction has carried out. Outsider dealing with incorporated bodies are bound to take notice of limit imposed on the incorporation by the memorandum and other document of constitution. Nevertheless, they are entitled to assume that the director or the other person exercise authority on behalf of the company are doing so in according with the internal regulation has set out in the memorandum and article of association. जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो ये कह के चलता है कि भाई जो थर्ड पार्टी है उसको, थर्ड पार्टी जो है वो मान लेती है कि जो डायरेक्टर है वो अपनी अथॉरिटी में काम कर रहे हैं। बट डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कह के चल रहा है कि आउटसाइडर जब कंपनी से डीलिंग कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मेमोरेंडम की, उनको प्रॉपर इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो डायरेक्टर हैं जो काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको इस चीज का पूरा पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह का? ओके ओके ओके, आपका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रह गया ये, क्योंकि मैं इसमें एक लंबी क्लास लूंगा, कराने को तो मैं अब भी करा सकता हूँ बट इसमें मैं दो डॉक्ट्राइन है, एक प्रॉपर क्लास लूंगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कराने को तो मैं अभी भी करा दूंगा बट कॉर्पोरेट विल की मैं एक पूरी अलग से क्लास लेना चाहता हूँ, सो मैं तभी करके इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि कॉर्पोरेट विल का आपको पूरा समझ आ जाए। आगे जो कॉर्पोरेट विल के ऊपर काफी कंसेप्ट बनेंगे कंपनी लॉ में, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ होना चाहिए कॉर्पोरेट विल का, और इसमें मैं एक पूरी अच्छे से क्लास लूंगा। अगर हमारा ये अगली क्लास में खत्म हो गया तो हम एक नया चैप्टर साथ के साथ शुरू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, तो ये हमारा एक चैप्टर है, जो सिर्फ हमारा दो टॉपिक रह गए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है, दो डॉक्ट्राइन रह गए हैं, उसके बाद हमारा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर पे मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 हमारा यही है। नहीं, ऐसे चैप्टर वैसे तो अगर मैं स्टडी मटेरियल के बेसिस पे बात करूं, मैंने चैप्टर्स को पता डिवाइड किया हुआ है ताकि बच्चे को वो मतलब बड़े बड़े चैप्टर को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, ताकि जैसे डॉक्ट्राइन वाला मैंने चैप्टर पूरा अलग कर दिया फर्स्ट, ताकि वहां पे बच्चे को समझ रहे कि भाई ये चीजें इतनी है। डॉक्ट्राइन होने के बाद एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, उसको अलग चैप्टर में रखा गया है। ठीक है? हाँ, चल रहा है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट सारे स्टडी मटेरियल की है। हाँ, कंसेप्ट सारे के सारे, हाँ हाँ, चैप्टर को मैंने बड़े बड़े चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया है।
चैप्टर नंबर 1। हाँ हाँ, ये आपको पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका स्टडी मटेरियल में कौन सा है बताओगे? चैप्टर नंबर 2 आपका स्टडी मटेरियल में कंपनीज एक्ट का कौन सा है, एक बार बताओगे? लीगल स्टेटस है ना, ये आपका बनेगा चैप्टर। हाँ, ये आपका चैप्टर नंबर 3 बनेगा। एज पर दिस बुक इज, एज पर माई बुक, दिस विल बी योर चैप्टर नंबर 3। मैंने फर्स्ट जो चैप्टर था ना वो बड़ा चैप्टर है, तो मैंने उसको 2 अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया, सो दैट कि स्टूडेंट को पढ़ने में इजिएस्ट लगे कि भाई उसका हो रहा है सिलेबस। नहीं तो एक बड़ा चैप्टर जब चलता रहता है ना, स्टूडेंट थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करता है कि सर इतना लेंथी हो गया, कब खत्म होगा, है ना। तो मैंने उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है चीजें, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर नंबर 1 ही है वो भी। हाँ हाँ हाँ, ये चैप्टर नंबर 1 ही है, बट हमारी बुक में मैंने इसको 2 चैप्टर में कर दिया। स्टडी मटेरियल में ये एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। वैसे ही मैं बता दूंगा आपको, पूरा कवर सारा कुछ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कवर नहीं है, बट ये है कि सिंप्लीफाइड करके किया हुआ है। स्टडी मटेरियल में थोड़ा लेंथी है, बच्चा कई बार कंफ्यूजिंग में चला जाता है कि कैसे करे, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे और अगला हमारा दूसरा चैप्टर भी शुरू हो जाएगा साथ के साथ।